एक तरफ डीजल टैक्सियों को लेकर चिकचिक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑड इवन पार्ट 2 के दौरान प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर भी किचकिच शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के नाम पर कार टैक्सी पर पाबंदी को लेकर भी बहस तेज होती जा रही है। ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं परिचय करवा देती हूं आपसे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने माना है कि प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन स्थायी समाधान नहीं है। ऑड इवन के दूसरे चरण में भी प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर विवाद बना हुआ है। सीएससी का दावा है कि प्रदूषण कम हुआ, लेकिन बाकी संस्थाओं ने प्रदूषण बढ़ने का दावा किया है। वहीं डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इससे बीपीओ सेक्टर प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बैन से एनसीआर के 27,000 डीजल टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट है। क्या दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ कार और टैक्सी ही जिम्मेदार है? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। वहीं कल ऑड इवन पर दिल्ली वालों का शुक्रिया कहने के दौरान केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन स्थायी समाधान नहीं है। अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खूब बढ़ाना है, जिसके ऊपर सरकार लगी हुई है, क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये ऑड इवन तो एक तरह से सिस्टम के ऊपर चेपी है। ऑड इवन से बहुत ज्यादा लंबे समय तक सुधार नहीं हो सकता। अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना है। आने वाले समय में सरकार बसें भी खरीद रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है, दिल्ली वालों को परेशान करने के बाद अब जाकर इनकी नींद इस पूरे मुद्दे पर क्यों खुली है? और उनका कहना है कि ऑड इवन स्थायी समाधान नहीं है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन दिलीप पांडे दिल्ली से मौजूद है और सीएससी के पर्यावरणविद उस्मान नसीब साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इन दोनों लोगों से मैं बातचीत करूं, लेकिन उसके पहले डीजल टैक्सी को लेकर नितिन गडकरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुन लेते हैं। मैं आपको बता देती हूं कि गडकरी की ओर से क्या कहा गया है। नितिन गडकरी ने कहा है, डीजल गाड़ी को सीएनजी में बदलने की किट बाजार में मौजूद है। ये देसी किट है और इसे लगवाने में 10 से 15,000 रुपए की लागत आएगी। ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि ऐसी किट की टेस्टिंग करके जल्द से जल्द इसे लागू करवाया जाए। ये कहा गया है नितिन गडकरी की ओर से। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि स्थायी समाधान इसकी दिशा में कैसे निकाला जाए, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को लेकर केंद्र और राज्य यानी कि दिल्ली सरकार में एकमत कम से कम प्रदूषण के मुद्दे पर कभी बनेगी क्या? दिलीप, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि ऑड इवन स्थायी समाधान नहीं है, फिर इस चीज को दिल्ली वालों के ऊपर क्यों थोपा गया? नहीं, आप को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। पहली बार प्रयोग के तौर पर जब ऑड इवन का इस्तेमाल किया गया तो जो यूजर एक्सपीरियंस है, सिटीजन एक्सपीरियंस है, वो काफी बेहतरीन आया। दूसरी बार ऑड इवन होगा कि नहीं होगा, ये दिल्ली की सरकार ने तय नहीं किया। बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक कंसल्टेशंस किए गए, जिसमें 81% दिल्ली की जनता ने कहा कि इसे दोबारा लागू करना चाहिए। प्रदूषण के बारे में विशेषज्ञ अपनी राय दे सकते हैं, पर दिल्ली की जनता को सीधा सीधा फायदा ट्रैफिक के कंजेशन वगैरह में दिखाई दे रहा था, जिसके वो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज थे। इसलिए उन्होंने इस एक्सपीरियंस को दोबारा पाने के लिए कहा कि इसको दोबारा लागू किया जाए। पर इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक बात तो आपने बताई, जो अरविंद जी ने भी कही, कि यह एक चेपी की तरह है, एक पैचवर्क की तरह है ऑड इवन। हकीकत यह है कि ऑड इवन के दौरान बहुत सारी चीजें तो हुई, एक बहुत बड़ा एक यूं कह सकते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि अगर कोई प्रो पीपल पॉलिसी आती है जिसमें सिटीजन का कॉन्फिडेंस अगर आप बाई इन कर लेते हैं, तो किस प्रकार से बिहेवियरल चेंज को सिस्टम से इंटीग्रेट करके और समाज, सोसाइटी, सिस्टम एक बेहतरीन दिशा में बढ़ सकते हैं। ये संभव है कि नहीं संभव है, इसकी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनी थी दिल्ली, और इसका परिणाम ये निकला कि दिल्ली की जनता ने इस इनिशिएटिव को गले लगाया, इसका हिस्सा बनी, हिस्सा बन के इसको आगे लेकर गई। अब अगले चरण में जो अरविंद भाई ने जो बात कही कि जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो ये है कि यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बेहतर करना होगा।
बेहतर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। दिलीप, इस बात को तो आम आदमी भी समझता है। सब लोग मानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर होगा तो तमाम मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन बड़ा देखिए, आप लोगों की मंशा सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि पहली बार जब आप लोगों ने ऑड इवन लागू किया था, उस समय हम सबको याद है कि किस तरह से विधायकों की सैलरी बढ़ाई थी और उसके बाद अचानक से ये फैसला थोप दिया गया दिल्ली वालों के ऊपर, और बाद में फिर आप लोगों ने जनमत संग्रह का हवाला देकर इसको दोबारा से लाया। लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिल्ली सरकार आखिर क्यों नहीं निकालती जिससे स्थायी समाधान की दिशा में हम बढ़ सकें? आपकी बहुत सारी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आई एम सो सॉरी चित्रा जी। आपने कहा कि आप लोगों ने ये थोप दिया और विधायकों की सैलरी, पहले तो आपको बताऊं विधायकों की सैलरी कहीं की बड़ी नहीं है। आपका होम मिनिस्ट्री जो है ना, उस बिल के ऊपर बैठा हुआ है, तो कुछ बड़ा वाला नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए, भूल आप लोगों की ओर से तो पूरी कोशिश कर ली गई थी ना, और आप लोगों ने उससे ध्यान हटाने के लिए ऑड इवन लागू कराया। दिलीप, कम से कम इस मुद्दे पर तो मैं एक्चुअली पूरी तरह से करेक्ट हूं। अरे नहीं चित्रा जी आप तो पूरी बात कहिए कि आपने सैलरी बढ़ाई एक इंडिपेंडेंट समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर, जिस बिल के ऊपर केंद्र सरकार बैठ गई है। ऐसे पूरा बोलिए, अधूरा क्यों बता रही हैं आप? खैर, वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल, जो चर्चा का विषय है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आपने कहा थोप दिया गया, सरकार के पास बकायदा डेटा मौजूद है, वो रिलीज किया गया था डेटा कि कितने लाख लोगों ने फोन किया, कितनों ने चिट्ठियां लिखी, कितनों ने क्या कहा, और 81% वो जो आंकड़ा निकल कर आया था, 81% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ओवरऑल जो सिटीजन एक्सपीरियंस है दिल्ली के अंदर ट्रेवल करने का, वो इंप्रूव हुआ है। और आप देख लीजिए, मैं भी रोजाना 100-150 लोगों से मिलता रहता हूं, सब कह रहे हैं भाई साहब कहां से वापस कर दिया, हमें तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि प्रदूषण कम हुआ कि नहीं कम हुआ, पर कंजेशन से मुक्ति तो जरूर मिल गई थी। और इसका भी एक पैरामीटर है। कंजेशन वाले सवाल पर लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चला जी कंजेशन फ्री हो गया, कई जगहों पे जाम थे नहीं थे, इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क आते हैं हमारे पास। एक जो कॉन्क्रीट डेटा है चित्रा जी, वो ये है कि जो एवरेज ट्रिप है डीटीसी की बसों का, वो 33,000 प्रतिदिन होता है सारी बसों का मिलाकर। ठीक है। ये सेकेंड फेज के ऑड इवेंट के दौरान जो है एवरेज ट्रिप जो है वो 42,000, यानी 9,000 ट्रिप जो है वो बढ़ी है प्रतिदिन की। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि बसों को आगे तेज चलने की अनुमति तब मिल पाई जब सड़कों पे कंजेशन कम हुआ। तो आपको सीधे कहना चाहिए कि दरअसल ये प्रदूषण के लिए नहीं, ट्रैफिक को कम करने के लिए। देखिए, दोनों में फर्क है। इस बात को आप मानिए, अगर हम ये कहेंगे कि हमारी कोशिश इस बात को लेकर थी कि ट्रैफिक को हम कम करें, तो चलिए आपकी बात को माना जा सकता है। लेकिन बात जब प्रदूषण की आएगी तो सवालों के घेरे में आपकी सरकार रहेगी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन उस्मान नसीब साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलूं? मैं अभी समझाऊं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रदूषण को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि प्रदूषण को लेकर इतने कंफ्यूजन की स्थिति आखिर क्यों बनी है। देखते हैं। प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, और जो रात का प्रदूषण है वो भी कम होता जा रहा है। ये दो बहुत अच्छे आदेश हैं, दिखाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है। करने के लिए और पोल्यूशन कम करने के लिए, तो उसमें तो बहुत दिक्कतें आ गई हैं। वो कंजेशन भी कम नहीं हुआ सब जगह, और उसके बाद जो पोल्यूशन है वो तो किसी भी जगह कम नहीं हुआ। अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। सारी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह और तमाम हाई कोर्ट इंडिया की इस पे डिपेंड करती हैं। तो अभी तक तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई अपने आंकड़े पब्लिश नहीं किए हैं। वो उनका कहना यह है कि भाई 1 से 15 तारीख मई तक हम इसको सर्वे कर रहे हैं कि इसके और सोर्सेज क्या हैं पोल्यूशन के। सिर्फ गाड़ियों से तो ये इतना पोल्यूशन होता नहीं है। अब सवाल ये है कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि सीएससी की ओर से कहा जा रहा है प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन इसी के पैरेलली डीपीसीसी और सीपीसीबी के मुताबिक प्रदूषण घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। और इसी सवाल के साथ उस्मान, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप सीधे सीएससी से जुड़े हुए हैं। कई और दूसरी भी संस्थाएं हैं जो इस बात को मान रही हैं कि दरअसल ऑड इवन की वजह से प्रदूषण घटा नहीं है दिल्ली में। चित्रा जी, मैं अपना जवाब देना चाहूंगा। जैसे आपने बोला, काफी संस्थाएं हैं जिन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रदूषण बढ़ा। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वाकई में प्रदूषण बढ़ा। लेकिन हमें इससे पहले बिना किसी वजह के साथ हमें गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं बतानी चाहिए। अगर प्रदूषण बढ़ा तो उन संस्थाओं को साथ में ये भी कहना चाहिए कि प्रदूषण क्यों बढ़ा। जी, मैं आपको बताता हूं, सीएससी ने
पूरे 15 दिन का एनालिसिस किया। हमने पाया कि पिछले जो 15 से 20 अप्रैल तक जो हमारे 6 दिन थे उसमें 20% तक प्रदूषण बढ़ा 15 से 20। लेकिन फ्रॉम 20 अप्रैल ऑनवर्ड्स 20 अप्रैल से ऑनवर्ड्स हमने देखा कि डीपीसीसी और सीपीसीबी का डेटा बता रहा है कि PM 2.5 में काफी हद तक उछाल है। हमने जब ये डेटा देखा तो हम काफी आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है कि इतना गाड़ियां सड़कों पे नहीं है, आधी गाड़ियां हट गई हैं, तो ये बढ़ा कैसे। फिर हमने नासा की सैटेलाइट इमेजेस देखी, तो नासा की जो सैटेलाइट इमेजेस ने हमें बिल्कुल वी वर शॉक्ड जब हमने इमेजेस देखी कि उत्तराखंड में तो आग लगी हुई है, आप उत्तराखंड को हटा दीजिए, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरा NCR एक ही एयरशेड पे आता है। और उन इमेजेस ने बताया कि पंजाब में जो 20 अप्रैल से पूरे 30 अप्रैल तक जो आग लगी हुई थी, मैं आपको बताता हूं 2 तरीके की आग होती है चित्रा जी। एक हमारा अक्टूबर में एक आग लगती है जो पैडी स्ट्रॉ होता है, तो किसान अपना पैडी स्ट्रॉ जलाता है वहां पे जी। और इस टाइम जो हमारा वीट है, वीट का जितना भी फॉडर है वो वहां पे जला। हमारे पास आज एपका की मीटिंग हुई, वहां से ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बताया काफी यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से आग लगी या जो कुछ भी चीजें जलाई गई उसके कारण प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा है। आप इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बाकी संस्थाएं हैं वो गलत चीजें लोगों को मना बताएं, क्योंकि पिछले 30 अप्रैल को सिंघवी साहब कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने इन संस्थाओं का नाम लिया कि 23% प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से कार्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, एक आप इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट में आप इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मत दीजिए। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन दरअसल सवाल यह है कि जिस ऑड इवन को लेकर दिल्ली वाले अगर परेशान हो रहे हैं और उसको सरकार लागू कर चुकी या आगे भी करने का मन बना रही है, तो उससे स्थायी समाधान निकलता है या नहीं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दोबारा मैं लौटूंगी, बीच बहस लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है प्रदूषण को कम करने का स्थायी समाधान क्या है और आम आदमी पार्टी की सरकार अब उसके लिए क्या करेगी। दिलीप पांडे से मेरा सीधा सवाल होगा ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से एनसीआर में डीजल पेट्रोल टैक्सियों पर पाबंदी लगा दी है। तकरीबन 7,000 टैक्सियां हैं, जिनमें से 27,000 डीजल टैक्सियां हैं। जरा सोचिए, रोजी रोटी का संकट उन तमाम लोगों के सामने इस वक्त खड़ा हो गया है। नितिन गडकरी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से तो अपनी बातें कह दी गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर खड़ा हो रहा है। अभी पशुपेश की स्थिति में दिलीप जी क्यों बने हुए हैं आप लोग, और किसी निर्णय पर आप निकल पाए कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप सोमवार को जाएंगे तो इस मुद्दे पर आप लोगों की ओर से क्या पक्ष रखा जाएगा? नहीं, मुझे सॉरी, मतलब आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन का मतलब कि मैं परसों की बात कर रहा हूं, जब ये जाम लगा हुआ था और टैक्सी यूनियन के साथ बातचीत शुरू हुई जी, तो उस समय गडकरी जी का सिर्फ अभी तक बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे। उसके उलट अगले दिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और दिल्ली की सरकार टैक्सी यूनियंस के हित का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। उन्होंने फाइल कर दिया था और सेम डे 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें फिर ऑल्टरनेटिव्स बताइए। ऑल्टरनेटिव्स के लिए दिल्ली की सरकार ने 2 दिन का समय मांगा और उन्हें विश्वास है कि ऑल्टरनेटिव निकल के आएगा। टैक्सी यूनियन के साथ उनकी लगातार मीटिंग चल रही है और वो अपना जवाब फाइल कर देंगे। तो कहीं पेशोपेश की स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, चूंकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ था, दिल्ली सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हम सभी उस निर्णय के सामने नतमस्तक थे। पर इसमें हमें अपने टैक्सी चलाने वाले भाइयों की, क्योंकि हम पे तो लांछन लगाया था कि जी गरीबों की, ऑटो चलाने वालों की, टैक्सी चलाने वालों की सरकार है। हम कहते हैं हाँ भाई है, क्योंकि हमको उनके हितों की चिंता है। सामाजिक संरचना की नींव में ये लोग होते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, इनको जब दुख होता है तो उस चिंता को ध्यान रखते हम कोर्ट में भी गए उनके साथ हम लगातार संपर्क में भी हैं, डायलॉग में भी हैं। और अच्छी बात है कि गडकरी जी भी अगर उनको इनके हितों की चिंता है तो वो भी अपने आप से प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस तरह से टैक्सी चालक होंगे, हमारा नहीं है, बातें होंगी ना जो आप लोगों की ओर से बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? 2 दिन में आपको उम्मीद लग रही है कि अभी तक कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन 2 दिनों में समाधान आ जाएगा सामने। रास्ता हमारे यहाँ से आप नहीं, आप थोड़ा सा, आई एम सॉरी, बट
पूरी जानकारी नहीं है आपको, मैं फिर से करेक्ट कर दूं। इसमें दिल्ली सरकार को कोई रोल नहीं प्ले करना है इस पूरे प्रकरण में। दिल्ली सरकार कोई पार्टी नहीं है कि हमें कोई सोल्यूशन देना है, इनको फेज आउट करना है, ऐसे हमें कोई आदेश नहीं दिया गया है। मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी तो वो पक्ष क्या होगा? आपने मुझसे कहा। हाँ, तो यही तो मेरा सवाल है और मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे। हाँ। इस पर मैं कहा आपको लगा है कि मैं गलत हूँ? तो वो तो मैंने बता दिया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। वो आप मतलब आपकी अभी बातचीत चल रही है और अभी किसी आपका क्या प्लान है, कैसे फेज आउट होगा, क्या होगा? आप सवाल ऐसे कर रही थी जैसे कि सारा का सारा ओनस हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। नहीं आप मैं समझा रहा हूँ आपको। लेकिन ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं क्योंकि हमें चिंता थी, यहाँ पे 30,000 टैक्सी ड्राइवर्स हैं जी। नहीं आप अरे नहीं मैं आप गड़बड़ कर रही हैं। अब यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहीं पे रहती है। हाँ, ये स्टेट कैपिटल, तो उसका क्या किया जाए? मोदी जी भी यहीं बैठते हैं, राजनाथ सिंह भी यहीं बैठते हैं, गडकरी जी भी यहीं बैठते हैं, सुषमा स्वराज भी यहीं बैठती हैं। तो वो बात नहीं है, तर्कसंगत बात करते हैं। तर्कसंगत बात यह है कि बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजल टैक्सियां बंद की जाएंगी, बैन की जाएंगी, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होने चाहिए। वो सारी बातें सही हैं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा? मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। इनको कन्वर्ट नहीं कराया गया था जी। बीच का रास्ता क्या है? सरकार ने क्या सोचा है आपकी? तो बीच का रास्ता ये टैक्सी यूनियन के साथियों के साथ बैठ के हाँ, तो सरकार इनके साथ संवाद में है, जो टैक्सी यूनियंस हैं इनके साथ बातचीत कर रही है। और जो भी इस बातचीत से रास्ता निकल कर आएगा, परसों भी मीटिंग हुई शाम को 3 बजे, कल भी मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ, आज भी बातचीत कर रहे हैं ये लोग। और जो भी रास्ता निकलेगा वो जवाब के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, यानी कि अभी आप लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, उम्मीद हम यही करेंगे कि कम से कम रोजी रोटी का संकट जिन परिवार वालों के सामने इस वक्त खड़ा है, जल्द ही उसका समाधान निकल जाए और कोई बीच का रास्ता निकले ताकि किसी को भी इससे परेशानी ना हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक